हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे मैटर इन आर सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग में जो मैटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी और क्लासिफिकेशन के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे और हम बात कर रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। मैटर जो होता है वो बेसिकली तीन फिजिकल स्टेट्स में हमें मिलता है ऑर्डिनरी कंडीशन में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम मैटर को एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट करते हैं बाय आइदर चेंजिंग इन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। तो हेडिंग है हमारी आज की क्लास का इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। और आज हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गैस। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वाइस वर्सा। आप लिक्विड फेज में अवेलेबल किसी मैटर को गैसियस फेज में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है और मैटर के इस फेज कन्वर्जन के दौरान उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट और इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टेट, हम इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर वाटर के बारे में। वाटर एक हमारे पास एग्जाम्पल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फिजिकल स्टेट में अवेलेबल है। अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके ये आपके पास वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और हम ये बात जानते हैं, वेपर जो होती है ये एक गैसियस फिजिकल स्टेट है H2O मॉलिक्यूल की। हम यहाँ वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब देखिए, इस फिनोमिना को समझने के लिए कि किस तरह से हम लिक्विड वाटर को गैसियस वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिविटी में हमने क्या किया? एक्टिविटी में सबसे पहले हम एक कंटेनर ले रहे हैं। इस कंटेनर को हमने इसकी कैपेसिटी से हाफ कैपेसिटी में वाटर से फिल कर दिया। दिस इज द वाटर अबाउट हाफ ऑफ द कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इस कंटेनर को हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड पर प्लेस किया है। ट्राइपॉड स्टैंड पर प्लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए हमें बुनसेन बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी और बर्नर को हम स्टैंड कर रहे हैं एक सरफेस पे। ये रही हमारे पास वो सरफेस जहाँ पर आपने बर्नर को रख दिया है और इसी सरफेस पर हम आयरन स्टैंड की मदद से एक थर्मामीटर क्लैंप कर रहे हैं। थर्मामीटर जो हमें इस पूरी एक्टिविटी में होने वाले टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में इंडिकेट करता रहेगा। ये हमारे पास में एक आयरन स्टैंड हमने बना दिया और यहाँ पर हमने इसकी हेल्प से एक थर्मामीटर को कनेक्ट कर दिया कंटेनर में। और थर्मामीटर को हमें इस तरह से कनेक्ट करना है कि थर्मामीटर का जो मर्क्यूरी बल्ब होता है वो वाटर सरफेस के कांटेक्ट में रहे। ठीक, अगर ये हमारे पास वाटर है तो आप देख सकते हो वाटर के मॉलिक्यूल की कुछ सरफेसेस हमने यहां पर कंसीडर कर ली। दिस इज वाटर इन द कंटेनर विच इज प्लेस्ड ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। हम एक आयरन क्लैंप की मदद से थर्मामीटर जो कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि उसका मर्क्यूरी बल्ब जो है वो वाटर सरफेस के कांटेक्ट में रहे। इस पोजीशन में हो क्या रहा है? थर्मामीटर जो हमें रीडिंग शो कर रहा है वो वाटर के नॉर्मल टेम्परेचर की रीडिंग है। वो कंडीशन जब हम वाटर को हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस कंडीशन में मैं आपको टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, वो हमारे पास रूम टेम्परेचर होगा विच इज 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है वाटर का, उस कंडीशन में जब हम उसको हीट नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब क्या हुआ? अगर हम इस कंटेनर में जो वाटर अवेलेबल है इसको बुनसेन बर्नर की हेल्प से ग्रेजुअली हीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जेंटली हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कंटेनर है वो हमारे पास हीट कंडक्टर है। होगा क्या? बर्नर से आने वाली हीट को कंटेनर वाटर को पास ऑन कर देता है।
जैसे ही थोड़े से भी अमाउंट की एनर्जी वाटर ने गेन की, उसका टेम्परेचर राइज हो गया। हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो लोअर सरफेस है वाटर की वो हमारे हाई टेम्परेचर को गेन कर चुकी है, लेकिन थर्मामीटर में कौन सी रीडिंग शो हो रही है? वो रीडिंग शो हो रही है जो अपर लेयर वाटर के टेम्परेचर की है। जो अपर सरफेस वाटर के मॉलिक्यूल की टेम्परेचर होगी वही हमें थर्मामीटर रीडिंग शो कर रहा है। वो इन वाटर मॉलिक्यूल ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 25 डिग्री ही हमें रिप्रेजेंट हो रहा है। थोड़ी सी हीट और गेन करके क्या होगा, हमें थर्मामीटर इस पूरे वाटर के कंटेनर का टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखाई देगा जब हम हीट को रेगुलर प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। ठीक हुआ क्या, टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 25 डिग्री से राइज करके चला गया 50 डिग्री सेल्सियस तक। 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमारा राइज हो चुका है, जितनी भी हीट हमने प्रोवाइड की। उस कंडीशन में कंटेनर में अभी भी वाटर हमें क्लियरली अपीयर हो रहा है। टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होगा लेकिन वो वाटर की फेज में ही है। अगर हम इसको और टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर हमारे पास चला गया मान लीजिए 75 डिग्री सेल्सियस तक। 75 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमें कहां पर इंडिकेट हो रहा है? थर्मामीटर की हेल्प से कंटेनर में वाटर हमें लिक्विड फेज में ही दिखाई दे रहा है। अगर हम टेम्परेचर को फर्दर ग्रेजुअली राइज करते चले जाते हैं, टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हम लेकर के चले गए 100 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे ही कंटेनर के वाटर का टेम्परेचर थर्मामीटर की हेल्प से हमें 100 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहां से वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में कंटेनर से बाहर निकलने लग गया है। कंटेनर से फ्यूम्स बहुत ड्रास्टिकली एग्जॉस्ट हो रही हैं, और ये फ्यूम्स किसकी हैं? वाटर मॉलिक्यूल की। 100 डिग्री सेल्सियस आते ही सरफेस से लार्ज अमाउंट में वाटर पार्टिकल गैसियस फेज में कन्वर्ट होने लग गए। अब हम रेगुलर कंटेनर को हीट प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। जितनी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी ही सारी वाटर मॉलिक्यूल को वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस कंडीशन में थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है। इस पूरे कन्वर्जन के दौरान 100 डिग्री सेल्सियस आने पर जब तक कंटेनर का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक थर्मामीटर के इंडिकेशन में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे ही हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कंटेनर का सारा लिक्विड वेपर बन के फेज इस वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ड्यूरेशन में। अब हम फर्दर हीट प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं, जब हमें 101 डिग्री सेल्सियस कब दिखाई देगा टेम्परेचर? जब कंटेनर का सारा वाटर जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया है। तो यहां पर हमने बात की कि रूम टेम्परेचर से जो वाटर लिक्विड था, टेम्परेचर को ग्रेजुअली राइज करते हुए हम 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के चले गए। ये टेम्परेचर क्या है? ये टेम्परेचर वाटर के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को कह रहे हैं जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो भी है वो कांस्टेंट मेंटेन रहने वाला है जब तक कि कंटेनर पूरी तरह से, कंटेनर का हर एक मॉलिक्यूल पूरी तरह से लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ हमारे पास में जो फिनोमेना है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने का, इसे कहा जाता है बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ठीक, यहाँ पर हम लिक्विड को हीट करके जो वेपर फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है बॉइलिंग और वेपराइजेशन। तो व्हाट इज बॉइलिंग? हियर वी आर टू डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग और वेपराइजेशन। बॉइलिंग और वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, हम इसके बारे में यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। इट इज द प्रोसेस by which liquid changes into gas, liquid changes into gas by absorbing heat energy. What is boiling? This process is also known as vaporization. The process by which liquid changes into gas by absorbing heat energy, that process is known as boiling or
वेपोराइजेशन। फॉर वाटर दिस प्रोसेस अकर एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर के केस में ये प्रोसेस हमें अकर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि एक कांस्टेंट प्रेशर है जिसे हम वाटर का बॉइलिंग प्रेशर, बॉइलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। ये बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है जिसे हम वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। ये फिनोमिना था लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। हेडिंग हमारे पास में वाइस वर्सा, इसका मतलब हम गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमने हीट इसे प्रोवाइड की है। तो अगर आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट अगेन करना चाहते हो तो आप इसको कूल कर रहे हो, और कूल करने का मतलब क्या होता है कि जितनी एनर्जी, हीट एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड की थी वेपोराइज करने में, उतनी ही एनर्जी हम उससे वापस ले रहे हैं उस लिक्विड, उस गैस से, ताकि वो फिर से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाए। तो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास में क्या है? सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास में वेपोराइजेशन, सॉरी सेकंड डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। किस तरह से आप वेपर जो है उसको लिक्विफाइड कर सकते हो या कंडेंस करके लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच gases convert into liquid by giving out heat energy। जिस प्रोसेस में गैसेस अपनी हीट एनर्जी को रेडिएट करके, सिस्टम को रिलीज करके, हीट एनर्जी को रिलीज करके खुद को लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर लेती है, उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। किसी भी वेपर को, सब्सटेंस के वेपर को, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का ये एक बहुत कन्वीनियंट मेथड है कि जितनी एनर्जी आपने उसको प्रोवाइड की है उतनी एनर्जी आप उसको उससे वापस रीगेन कर लीजिए। इस प्रोसेस में जितनी भी वाटर की वेपर आपको मिली थी उतनी वेपर को अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको कूल करने की कोशिश करते हैं तो सेम अमाउंट की एनर्जी जितनी हमने उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए थी, सेम अमाउंट की एनर्जी आपको वापस मिल जाएगी और मैटर भी हमें हमारे इनिशियल फिजिकल स्टेट लिक्विड में मिल जाता है। ये हमारे पास में है बॉइलिंग और वेपोराइजेशन के बारे में, और ये सेकेंड रेसिप्रोकल प्रोसेस है हमारे पास में कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन के बारे में। ये तो था प्रोसेस के बारे में। यहां पर हम जानते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर भी है। जैसे कि अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम नोट कर रहे हैं वो हमारे पास में है मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास में है बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड को जब हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे थे, जो प्रोसेस था उसे हमने कहा था बॉइलिंग, तो हम उसे कहते हैं जिस टेम्परेचर पे ये फिनोमिना हमें अकर हो रहा है इसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है इसके बारे में हम देख रहे हैं। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच liquid changes into vapor at 1 atmospheric pressure is called its boiling point। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिससे प्रोवाइड करके आप लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं,
उस कांस्टेंट टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अगर हम वाटर के केस में बात करते हैं तो ये हमारे पास में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसी का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का फिनोमेना होता है हमारे पास में कंडेंसेशन। तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा हम उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है कंडेंसेशन पॉइंट? द कांस्टेंट टेम्परेचर, the constant temperature at which vapor changes into liquid at 1 atm pressure is called its condensation point। वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर आपके वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और हम यहाँ पर वेपर का प्रेशर मेंटेन रख रहे हैं जो कि हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन, जिससे कि हम वेपर को लिक्विड फेज में कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं उसे कूल करके। जितनी हीट एनर्जी हमने इसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए प्रोवाइड की थी, उतने ही अमाउंट की एनर्जी अगर वेपर रिलीज कर देता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और अपोजिट हैं। पहले प्रोसेस में लिक्विड टू गैस कन्वर्जन में हीट आपको प्रोवाइड करनी है, गैस टू लिक्विड कन्वर्जन में वही हीट आपको वापस मिल जाती है। तो ये हमारे पास में था बॉइलिंग और कंडेंसेशन पॉइंट के बारे में। वाटर के केस में हम बात कर रहे हैं, जितना आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का मैग्नीट्यूड है, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर वेपर के लिए वही उसका कंडेंसेशन पॉइंट होता है। इसमें एक चीज नोट करके लिखिएगा, नोट हमें क्या लिखनी करने वाली बात है, न्यूमेरिकली boiling point of liquid is equal to the condensation point of its वेपर। न्यूमेरिकली अगर हम बात करते हैं तो किसी भी लिक्विड के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट का मैग्नीट्यूड होता है वो उस लिक्विड की वेपर के लिए कंडेंसेशन पॉइंट का भी मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि अगर हम वाटर के केस में बात करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस अगर लिक्विड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है तो वाटर वेपर का कंडेंसेशन पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। आप इस पॉइंट को एज अ बैरियर कंसीडर कर सकते हैं। एक ऐसा बैरियर है जिसको क्रॉस करते ही गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या लिक्विड जिसको क्रॉस करते ही फिर से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास हम कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, बता रहे हैं एज अ बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट, जो हमने इस प्रोसेस के दौरान डिस्कस किया है। अब यहाँ पर हमारे पास गौर करने वाली बात है कि जो थर्मामीटर का टेम्परेचर हमें 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन दिखाई दे रहा था, हम यहाँ पर हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरे कंटेनर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन है। थर्मामीटर में टेम्परेचर का राइज हमें बिल्कुल भी अपीयर नहीं हो रहा, हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और थर्मामीटर में टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब लिक्विड फेज में पार्टिकल थे वाटर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम थी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, इंटर पार्टिकल स्पेस कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए वो लिक्विड में है, लिक्विड फेज में है। अगर काइनेटिक एनर्जी को हमने हीट एनर्जी देकर के एनहांस कर दिया है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया है, तो अगर इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो वही लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि हीट प्रोवाइड करी और टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हीट आपको प्रोवाइड कर रहे थे वो वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर में, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा है, इसी को हम कह रहे हैं लेटेंट हीट। नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert 1 kilogram of liquid into gaseous phase at constant temperature is called its latent heat of vaporization। अगर हमने इस कंटेनर में 1 kg लिक्विड को स्टोर कर लिया है और हम उसको बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर मेंटेन करके, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके वेपर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस 1 kg लिक्विड को कंप्लीटली लिक्विड फेज से वाटर वेपर फेज में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट अमाउंट की रिक्वायरमेंट हमें है, उस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो लेटेंट हीट है वेपोराइजेशन लिक्विड के केस में, ये उस लिक्विड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को एनहांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले पार्टिकल जो थे, मान लीजिए ये कंटेनर है जिसके अंदर मैंने किन्हीं 4 वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर लिया। पार्टिकल का इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर मैं इसको हीट एनर्जी यहां से प्रोवाइड कर रहा हूं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी राइज हो गई और यही पार्टिकल एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, एनर्जी बढ़ गई, रैंडम मूव करेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ेगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इसी के रिजल्टेंट ये लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टोटल कन्वर्जन के दौरान, लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन के दौरान टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट मेंटेन रहता है। इसी हीट एनर्जी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर वाटर, अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर को लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए जो लेटेंट हीट की जरूरत है, या हम कहें कि वाटर स्टीम को 1 kg वाटर स्टीम को गैसियस से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए जो लेटेंट हीट की जरूरत है, उसका अमाउंट होता है हमारे पास में 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। 1 kg के लिए हमें इतनी जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम वाटर को लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं या वाटर वेपर को गैसियस फेज से लिक्विड फेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इतनी अमाउंट की एनर्जी जो है हमें देनी पड़ेगी या हमें उतनी ही अमाउंट की एनर्जी वापस मिल जाती है। यहाँ पर हमारे पास हीट क्या होती है वो हम जानते हैं, लेकिन लेटेंट का मतलब क्या है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन हीट। ये एब्जॉर्ब तो हो रही है लेकिन इसका फिनोमिना हमें दिखाई नहीं देता। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? जब तक कि फिजिकल स्टेट कन्वर्ट नहीं हो रही। तो जब फिजिकल स्टेट कन्वर्ट हो रही होती है तभी हम ये बता सकते हैं कि एनर्जी ने अपना कोई रोल प्ले किया है, कोई इंडिकेशन हमें मिलता है कि स्टेट चेंज हो रही है।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन हीट होता है हमारे पास। ये था हमारे पास में कि किस तरह से हम लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमने देखा लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एक हिडन हीट। इंटर कन्वर्जन के बारे में अभी तक हमने डिस्कशन किया कि किस तरह से सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके रिवर्स प्रोसेस की भी हमने बात की कि किस तरह से गैस को कन्वर्ट किया जा सकता है लिक्विड में, और कैसे हम लिक्विड को सॉलिड में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम इस पूरे फेज कन्वर्जन को टेम्परेचर और टाइम के अगेंस्ट रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास एक ग्राफ रिप्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर टाइम ग्राफ ऑफ इंटर्न कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो जो नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में वो क्या है हमारे पास में, टेम्परेचर टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में नेक्स्ट जो हेडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास में है टेम्परेचर टाइम ग्राफ। देखिए यहां पर हम टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर को प्लॉट कर रहे हैं। कब प्लॉट कर रहे हैं, जब या तो हम सॉलिड को हीट करके कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, सॉलिड सब्सटेंस को हीट करके हमने कन्वर्ट किया लिक्विड में, या हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड करके कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में। इसका रिवर्स भी आप कर सकते हो पूरे प्रोसेस का। गैस है, इसको आप कूल करके कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड में, या लिक्विड है, इसको भी हम कूल करके कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड में। इन 3 फिजिकल स्टेट के इंटर्न कन्वर्जन के दौरान जो भी आपके पास में टेम्परेचर में चेंज हो रहे हैं, इसे अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं, इसे कहा जाता है टेम्परेचर टाइम ग्राफ। यहां पर कैसे इन प्रोसेस का टेम्परेचर टाइम ग्राफ प्लॉट होगा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में y एक्सेस है, y कोऑर्डिनेट हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारे पास में हो गया हमारा x, ये इट इज x एक्सेस, और ये हमारे पास में y एक्सेस जो हम ग्राफ की यहां पर प्लॉट कर रहे हैं। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, अगर हम आइस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आइस का टेम्परेचर जब आप मेजर करोगे तो वो कुछ माइनस डिग्री सेल्सियस में आपको मिलता है, 0 के बिलो आपको मिलेगा। ये इस y एक्सेस पे हमने रिप्रेजेंट किया टेम्परेचर को। टेम्परेचर हमारे पास में है डिग्री सेल्सियस में, हम यहां पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में। जैसे ही आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। और इस एक्सेस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम को, और यहां पर टाइम को रिप्रेजेंट कैलकुलेट किया जा रहा है मिनट्स में। यहां पर हम टाइम को किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिनट्स की फॉर्म में। जब आपने आइस को फ्रीजर से निकाला है, आइस जो है वो फ्रोज्ड कंडीशन में है, फ्रोजन कंडीशन में उसका टेम्परेचर जो है वो 0 के बिलो होगा, कुछ माइनस डिग्री सेल्सियस में हो गया। थियोरेटिकली मैंने मान लिया कि इट इज -5 डिग्री सेल्सियस। यहां पर हमारे पास में रेंज है, इट इज -5, it is 0, and on further moving, for example, it is 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम आइस को कंटेनर से निकाल रहे हैं, उसका टेम्परेचर नेगेटिव में कुछ है, मैंने मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर राइज करते चले जा रहे हैं, टाइम के साथ साथ उसका टेम्परेचर राइज करता चला जाएगा, और एक टाइम के बाद अगर हम एक पॉइंट पर पहुंच गए हैं, ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास में, जब वो आइस लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट करने लग गया है। 0 डिग्री सेल्सियस आते ही आप ये बात जानते हो कि जो आइस है वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। जब तक आइस का कंप्लीट ऑब्जेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, टेम्परेचर जो है वो हमारा कांस्टेंट मेंटेन रहने वाला है, चाहे आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो
जितनी भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। मान लीजिए यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस यहाँ तक टेम्परेचर जो है हमारा कांस्टेंट मेंटेन है 0 डिग्री सेल्सियस। ये वो ड्यूरेशन है, मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास आइस का वाटर के रेस्पेक्ट में कि वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रख रहा है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। एक बार कंटेनर का सारा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अगर हम फर्दर हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम एनहांस होता चला जाएगा, टेम्परेचर सब्सटेंस का फिर से बढ़ता चला जा रहा है। ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होता चला गया, 0 डिग्री सेल्सियस से गए हम 125, 50, 75, 100। जैसे ही हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच गए, मतलब मान लीजिए ये हमारे पास में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली कंडीशन आ गई। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर वाटर जो था, जो ये हमने फिनोमेना डिस्कस किया था, इस कंडीशन में हो क्या रहा है, जो वाटर हमारा लिक्विड फेज में था इस ड्यूरेशन में, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के ड्यूरेशन में, ये हमारे पास में वेपर में कन्वर्ट होने लग गया है। जब तक इस कंटेनर का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहने वाला है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा जब तक कि कंटेनर का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो गया है। और अगर हम फर्दर हीटिंग प्रोवाइड कर देते हैं तो अब ये गैस वेपर फेज में आगे फर्दर मूव कर रहा है। तो ये जो पूरी प्लॉटिंग हमारे पास में कहलाती है टेम्परेचर की during the conversion of physical state of matter against time. This is known as temperature time graph of the interconversion of state of matter. यहाँ मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में एक चीज रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। मान लीजिए हमारे पास में ये ए पॉइंट है जिस पर सब्सटेंस H2O जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते चले गए, हम बी पॉइंट तक पहुंच गए। बी पॉइंट पर आने तक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आइस की फॉर्म में ही है, वाटर सब्सटेंस है वो आइस की फॉर्म में ही है। जैसे ही बी पॉइंट तक आप पहुंच जाते हो 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट है, आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट है, आइस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। बी से टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, बी से सी तक के मूवमेंट में टेम्परेचर हमारा इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन टाइम हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है क्योंकि एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में यहाँ पर कंज्यूम की जा रही है। जैसे ही हम सी पॉइंट तक पहुंच गए, जितना का आइस था वो सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम उसको फर्दर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब जो टेम्परेचर है वो राइज करता चला जाएगा। सी से हम पहुंच गए पॉइंट डी तक, ऐसा पॉइंट जो कि हमारे लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। डी से लेकर के ई तक का, ई पॉइंट तक का जो वेरिएशन है, डी से लेकर ई तक का, ये हमारे पास में वो ड्यूरेशन है जो वाटर बॉईल हो रहा है। बॉईल होने का मतलब है वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा ये कि वाटर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा और वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फेज कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए टेम्परेचर के अंदर हमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम ई पॉइंट आने के बाद फर्दर इसको आगे हीट करते चले जाते हैं, अगर हम ई पॉइंट आने के बाद फर्दर इसको हीट करते चले जाते हैं, वो वेपर फेज में ही रहने वाला है। तो दिस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर द लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल इन सॉलिड, आइस, लिक्विड, वाटर एंड स्टीम वेपर फेज में। अगर हम ए टू बी ड्यूरेशन की बात करते हैं, यहां पर सब्सटेंस जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम ए टू बी ड्यूरेशन की बात करते हैं, सब्सटेंस H2O जो है वो आपके सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बी टू सी की बात करते हैं तो जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और जो लिक्विड है अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है सॉलिड में। तो ये हमारे पास में फेज कन्वर्जन का इंडिकेशन है। बी टू सी ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं, इस ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक। अगर हम ड्यूरेशन सी टू डी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यहां पर सब्सटेंस जो है वो हमारा लिक्विड फेज में अवेलेबल है। कौन से फेज में अवेलेबल है, सब्सटेंस लिक्विड फेज में अवेलेबल है। 0 टू मतलब बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट के ड्यूरेशन में। पॉइंट डी टू ई के बीच में सब्सटेंस जो है वो हमारा लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फेज में, या गैसियस से कन्वर्ट हो रहा है
लिक्विड फेज में। ये फेज कन्वर्जन की ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और अगर हम ई पॉइंट के बाद भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो ये हमारे पास गैसियस फेज में ही अवेलेबल है। सो दैट इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन इन रेस्पेक्टिव ऑफ योर टेम्परेचर, टाइम, फिजिकल स्टेट एंड ड्यूरेशन, कि किस ड्यूरेशन में सब्सटेंस कौन सी फिजिकल स्टेट में अवेलेबल है। इसे कहा जाता है टेम्परेचर टाइम ग्राफ, जब हम इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर का। हेडिंग हमारे पास है इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जो फिजिकल स्टेट है उसको कैसे इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है एक फिजिकल स्टेट से सेकंड फिजिकल स्टेट में। हम एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे पास रूम टेम्परेचर पे एक फिजिकल स्टेट है सब्सटेंस की सॉलिड। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लिक्विड में। हम सॉलिड सब्सटेंस को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लिक्विड में। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। और ये प्रोसेस अकर होता है बाय अप्लाइंग हीट। सॉलिड सब्सटेंस को हीट दो, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। इसी तरह से हम लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं गैसियस फिजिकल स्टेट में। इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपोराइजेशन। अगर आप लिक्विड को फर्दर हीट प्रोवाइड करते चले जा रहे हो तो वही लिक्विड हमारे पास गैसियस फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड है, मेल्टिंग प्रोसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, हीट दे रहे थे हम यहाँ पर। लिक्विड है, वेपोराइजेशन प्रोसेस से गैस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर भी हम हीट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इंटर कन्वर्टिबल है। इसका मतलब अगर हम गैसेस को कूल कर देते हैं तो वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। अगर आप गैस को कूल करके लिक्विड फेज फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। और अगर हम जो लिक्विड हमें मिला है उस लिक्विड को फर्दर कूल करते चले जा रहे हैं तो वो आपके सॉलिड फिजिकल स्टेट में फिर से हमें अकर होने लग जाता है। इसे कहा जाता है फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। ये इंटर कन्वर्जन को एक्सप्लेन करने का एक फ्लो चार्ट आप समझ सकते हैं। सॉलिड को हीट किया, मेल्टिंग से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को हीट किया, वेपोराइजेशन से गैस में कन्वर्ट हुआ। गैस है, इसको हम कूल कर रहे हैं तो कंडेंसेशन से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड है वो उसको कूल कर रहे हैं तो फ्रीजिंग प्रोसेस से वही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ चेंज इन फिजिकल स्टेट। थर्ड कन्वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम किसी सब्सटेंस को अगर कूल करते हैं तो वो डायरेक्ट ही, किसी गैसियस सब्सटेंस को अगर कूल करते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी का रिवर्स प्रोसेस क्या है हमारे पास? कोई सॉलिड सब्सटेंस है जिसको हमने हीट किया तो वो बिना लिक्विड इंटरमीडिएट फिजिकल स्टेट में आए हुए डायरेक्ट ही गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी हमारे पास में इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट है। अगर सॉलिड को हीट करने पर विदाउट लिक्विड एज एन इंटरमीडिएट स्टेट वो गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। किसे? सॉलिड को हीट करने पर विदाउट लिक्विड एज एन इंटरमीडिएट स्टेज वो गैसियस फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। इसका रिवर्स प्रोसेस जो है, जिसमें हम गैस को कूल करके डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड फिजिकल स्टेट आपको अकर नहीं हो रही, इस प्रोसेस को भी हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक, तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच इंटर कन्वर्जन का। किस फिजिकल स्टेट से किस फिजिकल स्टेट में मूव किया जा रहा है, प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये हमने इस फुल फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। हम
सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस कन्वर्जन के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं सॉलिड टू डायरेक्ट कन्वर्जन प्रोसेस की, और प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। प्रोसेस का नाम क्या है हमारे पास? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता क्या है? अगर कोई सॉलिड हीट करने पर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट लिक्विड एज एन इंटरमीडिएट स्टेट, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। द प्रोसेस in which solid on heating directly converted to gas without liquid as an intermediate state is known as sublimation. What is sublimation? सॉलिड को हीट करने पर अगर वो डायरेक्ट गैसियस फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है और उसमें लिक्विड इंटरमीडिएट फिजिकल स्टेट गेन नहीं करता, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास में क्या हो गया? जैसे हम बात कर रहे हैं कैम्फर के बारे में। कैम्फर आप लोग जानते हो, हम लोग इंडियन घरों में जनरली पूजा के टाइम पर कैम्फर यूज किया था। इसको हम बर्न करते हैं टू ट्रिब्यूट आवर गॉड। वो डायरेक्ट सॉलिड फेज है, जैसे आपने उसको हीट किया वो सीधे वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें लिक्विड स्टेट आपको इंटरमीडिएट नहीं मिलती। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जैसे नेफ्थेलीन बॉल के बारे में। नेफ्थेलीन बॉल क्या होती है? आप लोगों ने शायद देखा होगा, अपने घरों में ऑब्जर्व किया होगा। सर्दियां जब चली जाती हैं तो हमारी मदर्स, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, वो ट्रंक के अंदर गर्म कपड़ों के साथ कुछ व्हाइट कलर की गोली बॉल्स को रख देते हैं, और नेक्स्ट डे जब आप उन ट्रंक को ओपन करते हो तो बॉल्स हमें दिखाई नहीं देते, वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो वो बॉल की जो प्रॉपर्टी है, क्या हमने उसको कोई हीट प्रोवाइड की है? वो एटमॉस्फेरिक हीट से ही कुछ टाइम के साथ धीरे धीरे करके सॉलिड फिजिकल स्टेट से गैसियस फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हम उन्हीं नेफ्थेलिन बॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं आयोडीन के बारे में। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस है, एक ऐसा नॉन मेटल जो कि सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। रूम टेम्परेचर पे एक शाइनी सॉलिड सब्सटेंस है, थोड़ा सा भी हीट आपने दिया उसको डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फेज में आयोडीन हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH4Cl। ये भी सब्लिमेशन की टेंडेंसी को शो करता है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिनको अगर आपने हीट प्रोवाइड कर दी तो ये विदाउट लिक्विड एज ए इंटरमीडिएट स्टेज डायरेक्ट ही वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सब्लिमेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखो यहाँ पर एक चीज और हम जानते डिफाइन कर रहे हैं, वो हमारे पास है सब्लिमेट। एक डेफिनेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं जो है हमारे पास में सब्लिमेट। सब्लिमेट क्या चीज होती है? देखो, सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस को सब्लिमेशन प्रोसेस को सिर्फ आपने गैस में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट कर लिया? गैसियस फेज में आपने उसको कन्वर्ट कर लिया है। अगर किसी गैस को कूल करने पर वो डायरेक्ट सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गैसियस वेपर को कूल करने पर अगर विदाउट लिक्विड एज एन बिना लिक्विड फेज में जाए वो डायरेक्ट सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस सॉलिड को कहा जाता है सब्लिमेट। वेपराइज स्टेट को सॉलिड फेज में कन्वर्ट करने पर सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू वो होगा आपके पास में सब्लिमेट। द सॉलिड obtained by cooling
of vapor by sublimation process is sublimate. The solid obtained by cooling of vapor by sublimation process is sublimate. मतलब गैस है, गैस को डायरेक्ट ही कूल करके आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया तो ये सॉलिड होगा जो आपके पास में सब्लिमेट कहलाता है. क्लियर? और नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं. डेफिनेशन हमारे पास में सबलाइम की. जिस तरह से सब्लिमेट अवेलेबल है, वेपर को कूल करके सॉलिड जो गेन किया उस सॉलिड को हम सब्लिमेट कह रहे हैं. जिस सॉलिड को आप हीट करके डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखते हो वो आपके पास कहलाते हैं सबलाइम. सबलाइम क्या हो जाएंगे? डेफिनेशन आप यहां पे नोट कर लीजिए. द सॉलिड सब्सटेंस going to process of sublimation is sublime. सबलाइम क्या होता है? जिस सॉलिड को हीट करने पर वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा वो आपके पास कहलाता है सबलाइम. सब्लिमेट और सबलाइम याद रखिएगा ये दोनों सॉलिड ही हैं. फर्क इस बात का है कि कौन सा सॉलिड किस फिजिकल स्टेट किस प्रोसेस से आपको मिल रहा है. सब्लिमेशन जिस सॉलिड का होने वाला है उसे हम कहते हैं सबलाइम, मतलब जो फेज में गैसेस फेज में कन्वर्ट होने वाला है. और वेपर को कूल करने पर अगर वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस सॉलिड को हम कहते हैं सब्लिमेट. डेफिनेशन को फोकस कीजिएगा. यहां पर हम गैसियस फिजिकल स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सॉलिड्स को ही मेंशन कर रहे हैं सबलाइम और सब्लिमेट की फॉर्मेट में. क्लियर है बात? तो ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल हैं. कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल, iodine and ammonium chloride. These are the example of substance which is going to be sublime. That is the flow chart to represent the internal conversion of physical state. किस तरह से हम solid to liquid, liquid to gas और even direct gas to solid conversion को study कर सकते हैं. अभी तक जो हम बात कर रहे थे physical state conversion की, that was by altering the condition of temperature. हम सिर्फ टेम्परेचर को वेरी करके हीट प्रोवाइड करके ही सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट वेरी कर रहे हैं. ठीक है? और यहां पर हमने डिस्कशन किया सॉलिड टू गैस कन्वर्जन सब्लिमेशन के बारे में. यहां पर हमारे पास एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस होती है. देखो हम बात रुकिए एक बार. डेफिनेशन है हमारे पास स्पेसिफिक हीट. जब कभी भी आप हीट प्रोवाइड करके सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस कन्वर्ट कर रहे हो या गैस टू डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्जन कर रहे हो, जो भी टेम्परेचर प्रोवाइड करके हीट प्रोवाइड करके आपने सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज किया है, उस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की विच इज स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट क्या होती है अब हम इसके बारे में बात करते हैं. मान लीजिए हमारे पास में कोई सॉलिड है और सॉलिड का वेट कितना है. सॉलिड का वेट हमने मान लिया सॉलिड हमारे पास में 1 kg अवेलेबल है. कितना? 1 किलोग्राम सॉलिड हमारे पास अवेलेबल है. अगर किसी पॉइंट पे किसी टाइम पर मैं इसका टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं तो वो मान लीजिए हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस है. फॉर एग्जाम्पल कोई सॉलिड हमने लिया, सॉलिड का मास है 1 kg और उसका टेम्परेचर हमने मेजर कर लिया. टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस. अगर इस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करके
मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं और हीट प्रोवाइड करने के बाद जो हम इसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ करके 1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। पहले कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। हमने थोड़े से अमाउंट की इसको हीट प्रोवाइड की 1 केजी सॉलिड को, और अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया है? 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सॉलिड 1 केजी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितने भी अमाउंट की हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, इस हीट को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है, आप इसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इसे कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहां पर कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायग्राम से आप लोगों ने समझा, किसी भी 1 केजी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो भी टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी हीट प्रोवाइड की जा रही है सॉलिड सब्सटेंस के लिए, उसी हीट को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास में? द अमाउंट ऑफ heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram solid substance by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 केजी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट क्या होगी? अगर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस आपने लिया, सॉलिड सब्सटेंस है, 1 केजी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, इसे हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस एनर्जी को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। डेफिनेशन आपके पास में है, ये हमने समझी एक बात। अब देखो, एक एग्जांपल आप लोगों को यहां पर बता रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की स्पेसिफिक हीट होती क्या है। इनिशियली टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, हमारे पास 1 केजी सॉलिड सब्सटेंस है, इसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इसको हमने स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड कर दी तो इसका टेम्परेचर राइज हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब अगर किसी दूसरे टाइम पर हमें इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ऑब्टेन हो रहा है, देन डेफिनेटली आपने इस टेम्परेचर राइज के लिए भी कोई ना कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड की है। तो क्या हमारे पास इन दोनों ही ड्यूरेशन में प्रोवाइड की जाने वाली स्पेसिफिक हीट का अमाउंट सेम है? बात समझ में आ रही है आपको? हम क्या कर रहे हैं, 1 केजी सॉलिड हमने लिया, किसी टाइम पर हमने टेम्परेचर मेजर किया 0 डिग्री सेल्सियस, थोड़े से अमाउंट की मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड की जो कि स्पेसिफिक हीट है सॉलिड सब्सटेंस की, और टेम्परेचर बढ़ गया 1 डिग्री सेल्सियस। अब अगर उतने ही अमाउंट की क्या एनर्जी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और राइज हो जाएगा, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन में हमारे माइंड में यही आता है कि हाँ डेफिनेटली इन दोनों हीट एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो गया है, मैंने मेल्टिंग प्रोसेस में आपको एक बात समझाई थी। मेल्टिंग प्रोसेस में हमने क्या बात समझाई थी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी मॉलिक्यूल के बीच काइनेटिक एनर्जी को एनहांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, ठीक। अब अगर 1 डिग्री सेल्सियस में मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन बदल गया है और अगर हम फिर से उतनी अमाउंट की एनर्जी देंगे तो ओरिएंटेशन और बदल जाएगा,
ठीक, इसीलिए दोनों ही केस में जो हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका अमाउंट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टिकल का ओरिएंटेशन, उनकी डायरेक्शन, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है बहुत हद तक टेम्परेचर वेरी करने के साथ साथ वेरी करता चला जाता है। तो हम दोनों ही केस में, जैसे अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर राइज कर देते हो तो आपको इन दोनों के बराबर एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि सब्सटेंस के पार्टिकल क्या है, किस तरह से ओरिएंटेड हैं, कितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी और कितना डिस्ट्रीब्यूशन उनमें हुआ है एनर्जी का, ताकि नेक्स्ट अमाउंट की जो एनर्जी दी जाएगी वो इस बात पर भी डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास में था स्पेसिफिक हीट के बारे में, और हमने ये बात भी समझी कि जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करता चला जाएगा हर इंटरवल में स्पेसिफिक हीट जो वो सेम दी जाए ये जरूरी नहीं है। ये और भी काफी सारे मैटर पे, फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं यूनिट की कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो है उसकी यूनिट क्या हो सकती है। यूनिट क्या है हमारे पास में, एनर्जी, हीट है, एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, जूल होती है। ठीक है, लेकिन जूल हम एनर्जी किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, पर किलोग्राम सब्सटेंस को, मतलब 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करने के लिए एनर्जी जो चाहिए जूल पर केजी, और कितना हम दे रहे हैं पर डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही होती है हमारे पास स्पेसिफिक हीट। तो यूनिट क्या बन जाएगी हमारे पास में, यूनिट को हम और क्लेरिफाई करके रखते हैं, इट इज जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज जूल केजी इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। फिर एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, किसी भी 1 kg सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वही उस सब्सटेंस की कहलाती है स्पेसिफिक हीट। तो ये हमने डिस्कशन किया कि कैसे आप इंटरनल कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग हीट बाय ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? हम बात कर रहे हैं इंटरनल कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हम अब तक तो टेम्परेचर की कंडीशन को ऑल्टर करके फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं बाय ऑल्टरिंग प्रेशर, बाय चेंज इन प्रेशर। हम प्रेशर की कंडीशन को चेंज करके भी मैटर की फिजिकल स्टेट को एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ प्रेशर। देखो, मान लीजिए हमारे पास में कोई कंटेनर है, ये एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है, और पिस्टन जो है वो हमारे पास मूवेबल है। पिस्टन को आप कंप्रेस करके इसका वॉल्यूम कम कर सकते हो कंटेनर का। अगर मैंने इस कंटेनर में कोई गैस फिल कर दी है, फॉर एग्जांपल मैंने 1 kg नाइट्रोजन गैस फिल कर दी है इसके अंदर, और इसका वॉल्यूम इनिशियली हम मान रहे हैं V1 है, तो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम कंटेनर का है उतना ही गैस ऑक्यूपाई कर रही है। अगर मैं इस पिस्टन को प्रेशराइज करके इस पिस्टन की पोजीशन को कुछ समय के बाद चेंज कर देता हूं, पिस्टन की पोजीशन मेरे पास में मान लीजिए ये वाली बन गई है, तो आप देख सकते हो कि कंटेनर का वॉल्यूम जो है ये मेरे पास में अब कितना हो गया है, V2। कंटेनर का वॉल्यूम कम हो गया, पार्टिकल जो पहले दूर दूर थे, एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे थे, वो एक दूसरे के पास आने लग गए, इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो गया,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। इसी वजह से अगर जो गैस हमारे पास थी वो लिक्विड फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम प्रेशर की कंडीशन को चेंज करके भी गैस टू लिक्विड कन्वर्जन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ प्रेशर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को गैस टू लिक्विड कन्वर्जन के बारे में। हम इसका एक अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं ड्राई आइस के बारे में। ड्राई आइस एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जो अभी आप लोगों को समझाया गैस टू लिक्विड कन्वर्जन के बारे में। CO2 जो हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कहलाती है ड्राई आइस। अब इसमें होता क्या है, मैं इसी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो गैस हम ले रहे हैं वो हमारे पास में है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, जो V1 वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही थी। अगर मैंने पिस्टन को कंप्रेस करके वॉल्यूम V2 कर दिया, बहुत ही लो प्रेशर वॉल्यूम में उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर दी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ गए, तो वही हमारे पास में वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, वो डायरेक्ट ही सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो सॉलिड सब्सटेंस क्या है हमारे पास में? ड्राई आइस। ये हम उस ड्राई आइस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सब्सटेंस को ठंडा करने में या कूलिंग प्रोवाइड करने के काम में आती है, दैट इज ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ ड्राई आइस। ठीक, तो हम प्रेशर की कंडीशन को चेंज करके भी फिजिकल स्टेट इंटर्न कन्वर्ट कर सकते हैं। ड्राई आइस हमारे डेली लाइफ में काम कहां आती है? फॉर एग्जांपल अगर हम रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, देखो होता यह है रेफ्रिजरेशन जहां पर हम ये चाहते हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम तक कूलनेस प्रोवाइड हो और सब्सटेंस जिसको जो कूलनेस मेंटेन कर रहा है वो मेल्ट ना हो जाए, वहां पर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस को यूज करते हैं। जो आप लोगों ने स्ट्रीट वेंडर देखे होंगे, स्ट्रीट वेंडर जो कोई कूलिंग मशीनरी अपने साथ कैरी नहीं करते, बस एक कंटेनर है जिसके थर्माकोल के बीच और मेटल की बॉडी के बीच उन्होंने आइस को स्टोर करके रखा हुआ है। ये जो आइस को स्टोर करके रखा हुआ है टेम्परेचर काफी ज्यादा टाइम तक, कुछ घंटों तक लोअर टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ना तो खुद मेल्ट हो रहा है ना सब्सटेंस को मेल्ट होने दे रहा है। तो जो सब्सटेंस थर्माकोल और मेटल शीट के बीच में ट्रैप्ड है दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ये बात आप लोगों को? अगर हम बात करते हैं यूनिट किसकी? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? तो प्रेशर को हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जिसे हम ATM के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप इसकी SI यूनिट की बात करते हो तो प्रेशर की SI यूनिट हमारे पास में क्या हो जाएगी? SI यूनिट हमारे पास में है पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज ATM, और SI यूनिट क्या है इसकी? पास्कल। अगर हम इन दोनों में के बीच रिएक्शन की रिलेशन की बात करते हैं तो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं 1 ATM और 1 पास्कल के बारे में, 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट इज इक्वल टू 1 into 10 raised to the 5 पास्कल। 1 into 10 raised to the power 5 पास्कल, that is the relation between 1 ATM प्रेशर एंड 1 पास्कल। क्लियर है? तो अभी तक हमने बात करी फिजिकल स्टेट में इंटर्न कन्वर्जन के बारे में, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड एंड वाइस वर्सा बाय ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।